नमस्कार साथियों। आज हम गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक औसत के बारे में पढ़ेंगे कि औसत से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछे जाने की संभावना रहती है। और ऐसा कोई भी राजस्थान में एग्जाम नहीं है जहां हल्की फुल्की रीजनिंग गणित आए और औसत का क्यों टॉपिक ना आए। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। और औसत का प्रश्न क्या होता है, टाइम सेविंग बहुत ज्यादा रहता है। औसत वैसे सभी को आती है, लेकिन मान लो कि कोई औसत का क्वेश्चन 1 मिनट में कर पाता है और हम उसको 10 सेकंड में, अगर मान लो ऐसी कंसेप्ट बिल्डअप कर दें कि वो 10 सेकंड में वो औसत का क्वेश्चन कर रहा है, तो 50 सेकंड बच गए कुल मिला के बात ये। और 50 सेकंड आप इस क्वेश्चन के बजाय अन्य क्वेश्चन में लगा सकते हैं। हम ये चाहते हैं मुख्यतः। तो औसत का ऐसा कंसेप्ट निर्माण करना जो एग्जाम के समय आप इजीली यूज में कर सकते हैं, घबराएं भी नहीं। ऐसा होता है कि हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं बताने वाले, एक कंसेप्ट बिल्डअप करने वाले हैं कि औसत का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप विद इन 10 सेकंड आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं संजय कुमार बांबू, तो आज हम औसत के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे पटवार, रीट, अन्य एसआई, आरएस, सब में औसत का जो क्वेश्चन है पूछा ही जाता है और 100% पूछा जाता है। तो हम इसको दो पार्ट में लेके आएंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, समझे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है। 25-25 मिनट के होंगे, तो टोटल 50 मिनट का वीडियो होगा। और पार्ट फर्स्ट में हम अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट सेकंड में थोड़े से इससे हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम यहाँ से वही बात है, जीरो से हीरो बनाने वाली बात है। तो हम आपको पहले बेसिक से ले जाएंगे एकदम आसमान की ओर, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, मेरा दावा है 50 मिनट के वीडियो देखने के बाद। तो अब हम औसत के क्वेश्चन के बारे में पढ़ने से पहले औसत को समझते हैं कि औसत होता क्या है। तो देखिए, पहले समझते हैं कि औसत एक्चुअल में है क्या चीज। तो देखें, औसत एवरेज जिसे बोलते हैं। देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लो कि किसी क्लास में 30 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं। अब सभी के पास, मान लिया मैंने, कुछ ना कुछ पैसे है। किसी के मान लो पास 100 रुपए है, ठीक है, जो मान लो कि अमीर घराने से बिलोंग करता हो। कोई मीडियम फैमिली, उसके पास मान लो 20 रुपए है, किसी के पास 0 रुपए है। तो ये कुछ क्लास के विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थियों के पास 100 के समथिंग रुपए हैं, कुछ के पास 20 है, कुछ के पास बिल्कुल रुपए नहीं है। और मैंने मान लो एवरेज फाइंड किया। तो औसत का हम देखो पहले क्या फॉर्मूला ज्ञात करते थे जब शुरुआत में पढ़ते थे, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, ये हम फॉर्मूला बहुत यूज में करते आ रहे हैं कि राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। अब राशियों का योग मतलब टोटल रुपए कितने क्लास में, मान लो जो भी रुपए रहे इनका योग आया होगा, और उसमें मान लो 30 का हमने भाग दे दिया, ठीक है। मान लो जैसे 1500 विद्यार्थी रहे होंगे, तो देखो मैंने 30 का इससे काट दिया और ये 5 और इसका मतलब 50 रुपए इसका औसत आया निकल के। 50 रुपए औसत आया है। अब इसका मतलब क्या है, देखो औसत का मतलब समझते हैं। तो औसत हमें कभी भी इंडिविजुअल जानकारी नहीं देता है कि ये हमें ये जरूर बताता है कि यदि मान लिया जाए कि प्रति विद्यार्थी के पास 50-50 रुपए, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है किसी के पास एक भी रुपया नहीं है। ऐसे ही हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं कि टोटल देश की राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे दो, लेकिन वो एक्चुअल डाटा नहीं है। इसलिए हम औसत के बाद देखो माध्यम भी पढ़ते हैं। जिन्होंने गणित पढ़ी हो अच्छे ढंग से, बहुलक भी पढ़ते हैं, वो औसत से अच्छे हैं क्योंकि वो एक्चुअल डाटा हमें फाइंड कराते हैं। तो औसत का कंसेप्ट हमारे पास ये था कि राशियों को योग बटा राशियों की संख्या, और 50-50 रुपए आ रहा है, इसका मतलब प्रत्येक स्टूडेंट के पास 50-50 रुपए एक्चुअल से लेना देना नहीं है। क्लास में टोटल रुपए ये हैं और टोटल विद्यार्थी हैं, तो औसत 50 रुपए निकल के आएगा। इतनी जानकारी हमें औसत में रहती है। अब विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेंगे औसत में, तो 40 प्लस क्वेश्चन है, तो आप समझना। तो पहले तो आप क्या करना, जो भी क्वेश्चन है अपने मन से ट्राई करना। मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो वीडियो को पॉज करना और समझना कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ, फिर मेरा कंसेप्ट देखना और फिर वापस क्वेश्चन को करना। तो आपके आप आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना ईजी से हो रहा है। अब देखो कि क्वेश्चन पहला दे रखा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 रुपए है, या मान लो 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो देखो पहले तो चीज समझते हैं इस कर्मागत का क्या मतलब है। देखो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कर्मागत का मतलब जैसे एक के बाद दो आएगा तो ये कर्म होता है, और दो के बाद तीन आएगा और तीन के बाद चार आएगा, ये कर्मागत संख्याएं कहलाती है। और टोटल 7 है, तो मान लिया जैसे 5, 6 और 7। अब देखो मैं इसमें कंसेप्ट बताता हूँ किस कंसेप्ट पे आपको चलना है। तो देखो टोटल 7 संख्याएं कर्मागत, जैसे मैंने मान लो यही है, मान लिया मैंने, है ना। तो अब देखो आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है 7 क्रमागत संख्या, एक्चुअल में तो ये नहीं है, लेकिन अभी जैसे मान लो ये संख्या हो 7 क्रमागत, तो कैसे औसत ज्ञात करते हैं। तो हमें पता हो, देखो 7 क्रमागत संख्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके 3 तरीके हैं। तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, देखो कि ये 3 इधर छोड़ देना और 3 इधर छोड़ देना, बीच वाला जो होगा किसी भी संख्या का वो औसत कहलाता है। इस चीज को समझना। अब देखो ये तो 7 संख्या थी इसलिए बीच में बच गया। मान लो आप कहें कि भाई 8 हो, तब बीच में कैसे निकलेगा, जैसे मैंने एग्जांपल दे ही दिया है। मान लो ये 8 क्रमागत संख्याएं दे दी, तो अब बीच में कुछ रहा नहीं, तो आपको ध्यान रखना कि 3 ये बीच से हटा लेना है, 3 ये ऊपर।
अब बीच में केवल दो संख्याएं बची है, 4 व 5, इनका औसत ही इन टोटल 8 संख्याओं का औसत होगा। और 4 और 5 का औसत, हम 4 और 5 के बीच की संख्या क्या होती है, 4.5। तो इसका मतलब इसका औसत जो निकल के आएगा 4.5। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 4 और 5 को जोड़ोगे, दो संख्या है तो 2 का भाग दे दोगे, 9/2, इसका मतलब 4.5। अब इसका मतलब ये चीज समझ में आई कि अगर मान लो सम संख्याएं हो तो आपको बीच की दो संख्या उठानी है और उनका औसत लेना है, विषम हो तो बीच वाली संख्या ही औसत आती है। पहले इस कंसेप्ट के साथ चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कम संख्याएं हो जैसे 5, 3, 4, 8, 10 ये संख्या हो तो अपनी ये कंसेप्ट काम कर जाएगा। तो देखो 7 क्रमांक संख्या है, औसत है 20। अब इसका मतलब औसत 20 है तो 7 संख्याएं तो 3 कहीं ना कहीं इसके बाद में रही होगी, 3 कहीं ना कहीं इसके पहले आई होगी। तो इसका मतलब 20 है तो 7 क्रमांक संख्याएं, क्रमागत है तो देखो 20 के बाद 21, 21 के बाद 22 और 22 के बाद 23। ऐसे इससे पहले की बात करें, 3 संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, तो 19 हो सकती है, 18 हो सकती है और 17 हो सकती है। और हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी तो इसका सबसे बड़ी आंसर क्या आएगा, 23। तो अपना जो आंसर होएगा इसमें क्या आंसर आएगा, 23, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हमें समझना है कि यदि क्रमागत संख्या दे रखी हो 7, 8 कुछ भी तो कैसे निकालते हैं, तो इस प्रकार हमें इसका आंसर फाइंड करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो 5 क्रमागत संख्याएं दी है और 5 क्रमागत संख्या है, औसत दे रखा है 25। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। तो देखो 25 है, 5 संख्या है क्रमागत, तो 2 कहीं ना कहीं आगे रही होगी और 2 कहीं ना कहीं पीछे रही होगी। तो 2 इसके आगे और 2 इसके पीछे। क्रमागत है तो 26 है, 27 है, और इधर देखो 24 है और 23 है। सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 27। तो आंसर इज 27। इस चीज को ऐसे आपको कंसेप्ट को बिल्डअप करना है। और एक ध्यान देना, क्रमागत संख्याओं में मान लो कि क्रमागत संख्या जैसे सम संख्या दे दे, सम क्रमागत संख्या है, तो सम क्रमागत संख्या कौन सी होगी, 2, 2 के बाद 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 सम नहीं है। तो 4, 6, 8 ये सम क्रमागत संख्या है। और ऐसे यदि विषम क्रमागत संख्याएं दे दी जाए, विषम क्रमागत संख्या दे दी जाए तो आप कैसे निकालोगे, तो विषम जैसे 1 हो गया, 1 के बाद 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 सम है, तो 3, 5, 7 इस प्रकार ये विषम क्रमागत संख्याएं हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है भाई, 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 15 है। तदनुसार दूसरे नंबर की पूछी है सबसे बड़ी संख्या। अब पहली चीज तो देखो 4 क्रमागत संख्या है। अब देखो 4 क्रमागत संख्या है, औसत क्या दे रखा है, 15। अब सम संख्या है, पहले इस चीज को नोट करना कि क्रमागत सम संख्या है, तो देखो 15 औसत दे रखा है। तो 15 के जस्ट बाद वाली सम संख्या लिखनी है आपको, क्या आएगी, 16। तो 15 के जस्ट बाद वाली आएगी 16 और 15 के जस्ट पीछे वाली संख्या आएगी 14। तो हमें पता चल गई दो संख्या तो ये है, एक तो 14 हो गई और एक 16 हो गई। इस चीज का आपको ध्यान रखना। क्रमागत में ये कंसेप्ट जो भी आपको औसत दे रखा है, अगर मान लो जैसे 4 है ना, अगर 4 सम संख्या है इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, वरना तो बीच वाली संख्या आपको पता है औसत होती। तो देखो अब सम में तो इसलिए देखो ये 16 होगी, ये 14, दो संख्या तो पता चल गई और हमें पता है एक संख्या इधर आएगी, एक संख्या क्या आएगी, इधर आएगी। तो एक संख्या तो इधर 18 आ गई, इधर क्या आ गई, 12 आ गई। तो टोटल ये संख्याएं मिली हमें 12, 14, 16 और 18। ये 4 क्रमागत सम संख्या हमें दे रखी है और हमें पूछी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पूछी है। तो ये तो पहले नंबर वाली और दूसरे नंबर वाली 16 है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो 16 आंसर आएगा अपना, इस चीज का ध्यान। ऐसे देखो 7 क्रमिक संख्याओं का औसत दे रखा है 25। तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करना है। देखो इसका एक कंसेप्ट और बता देता हूं, चलो अभी पहले इससे ही समझ लेते हैं कि देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत पूछा है। तो देखो कि 7 क्रमागत संख्या है तो 25 दे रखा है, तो 25 के बाद में 3 आएगा और 25 से पहले 3 आएगी। ये हम कंसेप्ट अभी पढ़ के आए। तो 25 के बाद देखो क्रमागत है तो 26, 26 के बाद क्या आ जाएगा 27 और 27 के बाद क्या आ जाएगा 28 और इससे पहले क्या आ जाएगा जैसे 24, 24 के बाद 23 और 23 के बाद 22। ये टोटल 7 संख्या है। तो सबसे बड़ी तो हमें पता है देखो 28 है, सबसे छोटी जो है 22 है। इन दोनों का औसत पूछा है तो देखो 22 निकालेंगे प्लस 28 निकालेंगे और बट्टे क्या कर देंगे 2, ये इन दोनों का औसत आ जाएगा। तो 22 28 हो गए 50, 50 बट्टे 2 क्या आ गया 25। तो इसका मतलब आंसर अपना वही आ रहा है जो पहले वाला औसत था। इसका मतलब ये समझना कि जब भी आपको औसत निकालना हो तो फर्स्ट का और लास्ट का क्रमागत संख्याओं में सिस्टम में ध्यान रखना कि पहला प्लस अंतिम। क्रमागत संख्याओं में आपको क्या करना है कि पहला प्लस अंतिम रखो और बट्टे 2 का भाग दो, ये आपका औसत निकल के आएगा क्रमागत में। इसका चीज का ध्यान रखना। ये एक प्रकार का फॉर्मूला ही बन गया कि यदि क्रमागत संख्या दे रखी है तो आपको फर्स्ट संख्या लिखनी है और लास्ट संख्या क्रमागत की लिखनी है, 2 का भाग देना, वही उसका औसत निकल के आएगा जो इस क्वेश्चन में हमने निकाल रखा है। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो ऐसा दे दिया कि 50 तक की सम संख्याओं का औसत ध्यान करना है, ये एवरेज फाइंड करना है 1 to 50 नंबर्स की जो भी संख्या उनमें इवन जो नंबर्स हैं। अब हमें पता है देखो 1 से 50 तक की पूछे तो एक तो इवन नंबर नहीं है, एक तो सम संख्या नहीं है, तो 2 से स्टार्ट होंगे, 2 फिर 4
6, ऐसे करके देखो 50 तक पहुंचना है, और 50 तक पहुंचेंगे तो ये लो 50। तो हमें अभी अभी जैसे पता करके आए कि इनका यदि औसत निकालना है, क्योंकि ये क्रमागत है, इनका यदि औसत निकालना है तो पहली संख्या लो और लास्ट वाली संख्या लो और 2 का भाग दे दो। तो देखो 2 + 50 बट्टे क्या हो जाएगा 2, और 2 + 50 कितने हो गए 52, और 52 बट्टे 2 आंसर क्या आया 26। ये आंसर आ गया 26। तो 50 तक की यदि सम संख्याएं जोड़ी जाएगी, उनमें यदि जितनी भी संख्या है उसका भाग लगाया जाएगा, तो उसका आंसर आएगा 26। अब देखना कि 50 तक सम संख्या है कितनी, तो हमें पता है 50 तक तो 25 तो सम आएगी और 25 ही क्या आएगी विषम आएगी। इस चीज को समझना कि 50 तक 25 ही सम आएगी, 25 ही विषम आएगी। यदि मान लो ये क्वेश्चन ऐसा दे देता कि 50 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, देखो यदि विषम का पूछता तो औसत क्या आता है और सम का पूछता तो औसत क्या आता। देखो सम का पूछा है तो 26 आया, तो देखो हमें पता है 25 है सम, तो देखो ये 26 आया, इसका मतलब n+1, तो जितनी भी संख्या निकलेगी उनका n+1 आएगा। लेकिन यदि विषम का पूछता, देखो विषम कैसे होती, तो देखो विषम 1 होती, फिर इसके बाद 3 आती, 5 आती, ऐसे 50 तक में 50 तो सम होगी तो 49। तो देखो प्रथम संख्या तो 1 आई और लास्ट वाली संख्या 49 आई, तो 1 + 49 बट्टे क्या आ गया 2, तो 50/2, इसका आंसर मतलब क्या आया 25। तो 25 ही विषम संख्या होती है, इसका आंसर आता है n। तो देखो ध्यान रखना, यदि सम संख्याओं को औसत पूछे तो n+1 होता है, और विषम संख्याओं का पूछे तो n होता है, और आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। ऐसे देखो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो विषम संख्या 100 तक की पूछी है, तो 100 तक की पूछी है तो हमें पता है देखो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 3 1 3 5 ऐसे करके 99 तक जाएंगे, ये विषम संख्याएं होगी। और हमें पता है देखो कि एक प्रथम संख्या है, एक तो फर्स्ट नंबर है, और फिर 99 है, इनमें 2 का भाग ही देना जोड़ के, तो ये 99 और ये बट्टे 2, तो ये होगी 100/2, आंसर आया 50। और हम जानते हैं कि 1 से 100 तक में 50 ही विषम संख्या होती है, तो वो n की तरह हो गया। अगर मान लो आपके लिए होम जैसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि यदि मैं मान लो 1 से 100 तक की सम संख्या का औसत पूछता, सम संख्या का, ठीक है, तो सम संख्या का औसत आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, सम संख्या का औसत आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 5 लगातार मतलब वो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछे हैं, सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो 5 है, तो देखो ये 40 है, तो कहीं ना कहीं इसके आगे 2 रही होगी, इसके पीछे 2 रही होगी, तो देखो ये 42 हो गई और ये 44 हो गई, इस प्रकार ये 38 हो गई, ये हो गई 36। तो ये लगातार 5 सम संख्याएं हैं और इनका औसत देखो 40 आ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या आंसर आएगा 44। ये हम अभी करके आगे, तो इसका आंसर आएगा 44। फिर देखो 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो देखो जैसे जो भी औसत दे रखा हो कंसेक्यूटिव नंबर का, हमने आपको एक बात कही थी कि ये जो औसत है सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के योग का ही औसत होता है। तो या तो इसको देखो 2 से गुणा कर सकते हो 50, जैसे चलो मैं निकाल के बता देता हूँ। देखो कि हम जानते हैं कि देखो ये बीच वाली, अभी हम जैसे देख रहे हैं कि बीच वाली जो भी संख्या होगी, जैसे देखो ये 50 है, 50 है, और देखो अगर मान लो लिख ही देता हूँ, चलो पूरा 52 हो गया, फिर ये 54 हो गया, इसके आगे 5 संख्या लिखनी है आपको, कितनी लिखनी है 5, और इससे पहले भी कितनी संख्या लिखनी है आपको 5, तो 52 54 56 58 और 60, ये 5 लिख दी। और इससे पहले की 48, फिर 46, अगर फिर बात करें 44, फिर 42 और फिर 40। तो हमें पता है देखो एक तो 40 है ही सबसे बड़ी, और सबसे छोटी 40 है, सबसे बड़ी 60, तो 40 + 60 इसका मतलब योग क्या आ गया 100, तो योग आया इनका 100। और वैसे भी मैंने कहा था केवल आपको औसत को 2 से ही गुणा करना है यदि सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग पूछे, तो 50 × 2, ये भी आंसर क्या आता 100 आता। फिर देखो 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 11 से 63 के बीच सम संख्याओं को औसत ज्ञात करना है। तो 11 से 63 के बीच सम संख्याओं को औसत ज्ञात करना है, तो 11 और 63 के बीच सम संख्याएं कौन कौन सी, देखो 11 के बाद सम संख्या आती है 12, 12 के बाद 14, ठीक है, इस प्रकार चलेंगे। और 63 तो विषम संख्या है तो 62 आएगी, तो हमें पता चल गई कि लास्ट संख्या तो 62 है और फर्स्ट संख्या 60 है, तो अब इसका औसत क्या होगा 12 + 62/2, इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। और 12 और 62 कितने हो गए 74, और 74/2 क्या हो गए 37, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मस्ट बी 37, ठीक है। इस प्रकार आपको आंसर निकालना है। इस प्रकार पूछा है कि 26 से 24 के बीच विषम संख्याओं को औसत पूछा है, तो 26 के बाद देखो 27 आएगा, ऐसे 29 आएगा, और 84 पहले 83 आएगी, तो लास्ट नंबर तो 83 है, फर्स्ट नंबर 27 है, तो 27 + 83 आपको जोड़ना है बट्टे 2 करना है, तो 27 83 कितने हो गए 110/2, आंसर क्या है 55, तो इसका आंसर 55 निकल के। ऐसी देखो 51 और 187 के बीच सम संख्याओं का, आप अभी बता दिया कि 51 के बाद 52 आएगा, ऐसे चलते हुए 187 से पहले 186 आएगा, तो फर्स्ट नंबर तो 52 होगी, लास्ट नंबर 86 होगी, तो 52 + 186/2, ये इसका आंसर है।
ऐसी देखो श्रेणी दे रखी है, तो इस प्रकार हमें पता है कि फर्स्ट नंबर तो ये है 40 फर्स्ट, और लास्ट नंबर है जो है 320। ये फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर है, ठीक है। तो ये लास्ट नंबर है, तो आपको जोड़ना है 40 प्लस 320 बट्टे 40 प्लस 320 कितने हो गए 360 बट्टे 2। इसका आंसर आ जाएगा 180। तो इसका औसत 180 निकल। ऐसे इस प्रकार इसका पूछा है तो देखो 51 निकालना है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ये हो गया और लास्ट ये हो गया 135। 51 प्लस 135 बट्टे 2। अब आपको देखो मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये एक क्रमागत संख्या है। देखो 51 और 57 में अंतर कितने का है 6 का, 57 और 63 में अंतर कितने का है 6 का, 63 और 69 में अंतर कितने का है 6 का। जब सब में अंतर सेम हो तो वही कंज्यूगेटिव नंबर कहलाती है। तो दो संख्याओं का यदि अंतर सेम रहे तो ही वो क्रमागत संख्या है, और उनमें ये ट्रिक काम करेगी। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ हर कोई संख्या में फर्स्ट और लास्ट जोड़ना, नहीं। और विभिन्न प्रकार की संख्या है जो क्रम में नहीं हो, उनका औसत हम देखेंगे पार्ट 2 में ना। तो देखो 51 और 135 को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, और 51 और 135 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 5 3 8 और 186। तो 186 बट्टे 2 और 186 बट्टे 2 हो जाएगा 13। तो इसका आंसर क्या आएगा 13। इस प्रकार अब देखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि इससे आगे की 2 संख्या और ले ली जाए तो औसत क्या होगा। तो इस चीज को समझना कि जैसे मान लो इस कंसेप्ट में समझाऊं कि जैसे 1 2 3 4 और 5 ये 5 क्रमागत संख्या है, तो इनका औसत क्या है 3 है। समझना, मैं समझाने के लिए इसका तो औसत n दे रखा है, लेकिन इसमें समझना इसका औसत हम जानते क्या आएगा 3। 2 संख्या और ले लूं, देखो जैसे मैंने ले लिया 6 और 7, तो 2 संख्या और ले ली तो अब औसत क्या हो जाएगा 4। तो हमें पता है देखो पहले 3 था, अब क्या हो गया 4। तो जो भी क्रमागत संख्या रही होगी, यदि पहले इसका औसत 3 रहा है अब 4 हो गया, इसका मतलब यदि पहले इसका औसत m रहा होगा तो इसका m प्लस क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा m प्लस 1। तो यदि पे औसत n रहा है और 2 और संख्या ले रहा हूं क्रमागत, तो इसका औसत क्या हो जाएगा n प्लस 1। n दे रखा है तो इसका औसत हो जाएगा n प्लस 1। तो इसका मतलब आंसर आएगा आपका n प्लस 1, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऐसी दे रखा है 5 क्रमागत संख्या है, उनका औसत m दे रखा है और अगली 3 ले रहा है, तो 8 संख्याओं का औसत जो है वो m से कितना अधिक होगा ये पूछा है। तो देखो m से कितना अधिक होगा, तो हमें पता है देखो 5 क्रमागत संख्या है, तो अभी जैसे हमने देखा कि 1 2 3 4 और 5, तो औसत कितना निकल के आ रहा था 3। अब ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 3 संख्या ले रहा है, 6 7 और 8, ये 3 संख्या ले रहा है। तो हमें पता है देखो ये 3 गायब करनी है, सॉरी ये 3 गायब करनी है यहाँ तक की, और ये 3 यहाँ तक गायब करनी है। अब बची अपने पास 4 और 5, और 4 और 5 का औसत क्या होता है 4.5। तो इसका मतलब अब औसत आ रहा है 4.5, पहले औसत था 3, इसका मतलब क्या बढ़ गया 1.5 ऐड हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यदि पहले औसत m रहा होगा तो अब m प्लस 1.5 हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा m प्लस 1.5। तो उस ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा m प्लस 0.5 m प्लस 1 m प्लस 1.5, इस प्रकार का आपको उसमें ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको ऑप्शन करना है m प्लस 1.5। अब देखो 16 क्वेश्चन दे रखा है कि 10 संख्याओं का औसत 12 है और यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। अब हमने देखो औसत के बारे में पहले ही कंसेप्ट बिल्डअप किया था कि इसका मतलब क्या है। 10 संख्याओं का औसत 12 का मतलब है कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास 12-12 रुपए हैं, और यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 3-3 और दे दोगे तो प्रत्येक विद्यार्थी के पास 15 रुपए हो जाएंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थी के पास 15 रुपए, तो औसत भी क्या आ जाएगा 15 रुपए। इस प्रकार इसका कंसेप्ट करना है। तो अगर प्रत्येक संख्या हम 3 जोड़ रहे हो तो आपको औसत में नॉर्मल 3 जोड़ देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। ऐसी देखो औसत 20 है और प्रत्येक में से 5 घटा रहे हो तो अब औसत क्या हो जाएगा 20 माइनस 5, इसका मतलब अपना आंसर आ जाएगा 15, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो प्रत्येक विद्यार्थी के पास 20-20 रुपए है, तब औसत 20 है। अब 5 घटा दोगे प्रत्येक में से तो प्रत्येक विद्यार्थी के पास 15-15 रुपए बचेंगे, तो इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी के पास 15-15 है, तो औसत ही क्या हो जाएगा 15। ऐसे ही देखो औसत 25 है, अब प्रत्येक को 2 से गुणा कर रहे हो तो हमें पता है औसत को भी किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो 25 दूनी 50, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 50। इस प्रकार देखो 19वां क्वेश्चन 50 है औसत और प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं, तो हमें पता है औसत में भी किसका भाग दे देंगे 5, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 10। तो इसका नया जो औसत बनेगा वो 10 बनेगा। अब देखो 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। 20वां क्वेश्चन दे रखा है कि 9 लड़कियां हैं और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए हैं। देखो 9 लड़कियां और एक लड़का किसी मतलब लंच के लिए होटल में गए हैं। अब एक लड़का है तो फंस गया शायद कहीं ना कहीं, देखते हैं आगे। अगर प्रत्येक लड़की ने 30 रुपए दिए हैं, प्रत्येक लड़की ने कितने रुपए दिए हैं 30, और लड़के ने सबके औसत से, कि भाई जो सबके औसत में आ रहा था उससे 7200 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं, तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। तो देख लो लड़का फंस ही गया वास्तव में। अब देखो हमें इस कंसेप्ट को समझना है कि मान लो कि 9 लड़कियां रही है, जैसे देखो कि 9 लड़कियां हैं, अब प्रत्येक लड़की ने कितने कितने रुपए दिए, तो हमें पता है प्रत्येक लड़की ने 30-30 रुपए दिए हैं, ये हम जानते हैं कि 30-30 रुपए दिए हैं, ठीक है। अब एक लड़का था, ये कह रहा है कि ये जो एक लड़का है, इस लड़के ने
सबके औसत से, मान लो सबका एवरेज ए रहा होगा, सबके औसत से 7200 रुपये ज्यादा दिए हैं, इसका मतलब ये लड़के ने रुपए दिए हैं उस दुकानदार वाले को, ए प्लस 7200। अब लड़के ने कुल कितने रुपए दिए थे, इसका मतलब हमें औसत फाइंड करना पड़ेगा कि सबका एवरेज क्या है। तो इस चीज को समझना है कि हमें अब पता करना है कि लड़के ने 7200 रुपये दिए तो ज्यादा ही है सबके औसत से, लेकिन एक्चुअल में लड़के ने कितने दिए और लड़कियों ने कितने दिए, वो सारी मामले को खोलना है हमें। अब हमें पता होना चाहिए, देखो 7200 रुपये ज्यादा दिए सबके औसत से, तो इस चीज को समझना है कि लड़के ने 7200 रुपये किनके हिस्से के दिए होंगे। भाई खुद के औसत के तो दे रहा है, खुद के औसत को दे रहा है, तो 7200 रुपये उसने शायद 9 लड़कियों के हिस्सों के दिए हैं, तभी तो उसको 7200 ज्यादा देने पड़े। तो इसका मतलब सबके औसत से ज्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब उसने ये जो 7200 रुपये हैं 9 लड़कियों के हिस्सों में दिए हैं। तो देखो 7200 रुपये यदि 9 लड़कियों के हिस्से को दिए हैं तो 7200 में 9 का भाग देंगे, तो हमें पता है 800 रुपये कहीं ना कहीं एक एक लड़की के आ रहा होगा हिस्से में। तो इसने क्या किया कि एक एक लड़की के हिस्से में 800 रुपये आ रहा था, और उसने एक एक लड़की के हिस्से में जो 800 रुपये आ रहा था वो उसने खुद ही दे दिए। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो ध्यान रखना कि 800 रुपये एक एक लड़की के हिस्से में आ रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि 30 रुपये लड़की ने दिए हैं, तो इसका मतलब टोटल एक एक लड़की को कितने रुपए देने थे। तो देखो 30 रुपये दिए तो टोटल एक लड़की को 830 रुपये देने थे। इस चीज को समझना, समझ रहे हो इस चीज को कि टोटल, देखो इस चीज को समझे कि 830 रुपये एक एक लड़की को देने थे, लेकिन उन्होंने दिए कितने हैं, उन्होंने केवल 30 रुपये दिए हैं। तो इस चीज को समझना कि लड़की ने 830 रुपये देने थे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर प्रत्येक लड़की को 830 रुपये देने थे तो औसत क्या निकल के आ गया, इस चीज को समझना। तो औसत 830 रुपये निकल के आ गया। भाई जो सबको देने थे अपने अपने हिस्से के, वही तो रुपए निकल के आएंगे 830। तो इसका मतलब सब जो एवरेज निकल के आया वो 830 रुपये की, प्रत्येक के 830 रुपये खर्चा हुआ था, ठीक है ना। तो लड़के ने 7200 रुपये ज्यादा दिए हैं अपने औसत से, तो 7200 ज्यादा दिए, तो टोटल लड़के ने कितने रुपए दिए, तो 7200 में आपको 830 क्या करना है, जोड़ना है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 7200 में 830 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8030 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 8030 रुपये। इस कंसेप्ट को समझ लेना। देखो ये कंसेप्ट में एक बार वापस समझा देता हूँ कि 7200 रुपये इसने दिए हैं, लेकिन खुद के औसत से ज्यादा दिए हैं, इसका मतलब इसने 9 लड़कियों के हिस्से के दिए हैं, 9 लड़कियों के हिस्से दिए हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक लड़की के 800 रुपये आ रहे थे, 800 रुपये आ रहे थे, लेकिन 30 रुपये दिए हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक लड़की के 830 रुपये पाती आ रहे थे। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो उनके हिस्से के इन्होंने दिए हैं, तो 830 सबके हिस्से के आ रहे थे, तो इसका मतलब 830 एवरेज हो गया, और लड़के ने 7200 रुपये ज्यादा दिए तो 7200 जोड़ दिए, तो टोटल 8030 रुपये लड़के ने पे किए हैं उस दुकानदार को, समझना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो इसी तरीके का है कि 11 लड़कियां हैं और एक लड़का गया है, और लड़की ने 2 रुपये दिए मात्र, और लड़के ने सबके औसत से 3300 रुपये ज्यादा खर्च किए हैं। तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो सेम कंसेप्ट उसी पर आधारित है। चाहे तो मैं आपको दे सकता हूँ उम्र के, लेकिन देखो करा देता हूँ कि ये 3300 रुपये, इस चीज को समझना। देखो 11 लड़कियां हैं, इस चीज को समझना कि ये 11 लड़कियां हैं, ठीक है, और इस प्रकार आपको एक लड़का बनाना है, ये एक लड़का है, ठीक है। अब 11 लड़कियां तो सबने 2-2 रुपये दिए हैं, 2-2 रुपये दिए हैं, ठीक है, और लड़के ने सबके एवरेज से 3300 रुपये ज्यादा दिए हैं। इस चीज को समझना, सबके एवरेज से कितने रुपए ज्यादा दिए हैं, 3300 रुपये। तो ये 3300 रुपये हमें पता है कि उसने 11 लड़कियों के हिस्सों के दिए हैं। इनके हिस्सों के दिए हैं, 11 लड़कियों के हिस्सों के दिए हैं। इस चीज को तो समझ पा रहे हो ना, 11 लड़कियों के हिस्सों के दिए, तो इसका मतलब एक लड़की के हिस्से में कितना आ रहा था, तो 3300/11। तो एक लड़की के हिस्से में जो आ रहा था वो आ रहा था 300 रुपये। कितने रुपए, 300 रुपये। तो 300 रुपये एक एक लड़की के हिस्से में आ रहा था, इस चीज को समझना। लेकिन 2 रुपए तो लड़कियों ने दिए हैं, तो इसका मतलब जो एवरेज निकल के आएगा, मतलब प्रत्येक लड़की को 302 रुपए देने थे, तो प्रत्येक लड़की को 302 रुपए देने थे, लेकिन उन्होंने 2-2 रुपए दिए, 300 रुपए इस लड़के ने दिए हैं प्रत्येक के। तो इसका मतलब प्रत्येक लड़की को यदि 302 रुपए देने थे, तो यही औसत निकल के आ जाएगा कि भाई हम जानते हैं ना प्रत्येक विद्यार्थी के पास कितने रुपए क्लास में, तो यही औसत निकल के आता है। तो 302 रुपए अपना एवरेज निकल के आया है। अब पूछा कि लड़के ने कुल कितने रुपए दिए हैं, तो 302 तो दिए ही हैं, प्लस 3300 रुपए उन लड़कियों के हिस्सों के भी दिए हैं, तो ये उस लड़के ने टोटल पेमेंट दिया है, जो आ गया 3602 रुपए। कितने रुपए, 3602 रुपए आंसर आ गया। यदि इसका आंसर पूछा जाए तो 3602 रुपए। अब ऑप्शन में देखो आपको ऐसा भी मिलेगा 3620 और 3602, ऐसे तो कंफ्यूजन मत हो जाना, 3602 आंसर आएगा, 3620 नहीं आएगा, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 6 संख्याओं का औसत 20 रुपए है, और यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो कौन सी संख्या हटाई गई है, आपको यह समझना है।
तो देखो 6 संख्याओं को औसत 20 रुपए दे रखा है और एक संख्या हमने कम कर दी, तो एक संख्या हमने कम कर दी तो अब संख्या कितनी बची है, 5 ही संख्या बची है। इस चीज को समझना, अब संख्या 5 ही बची है और 5 का औसत दे रखा है 15 रुपए। तो इसका मतलब देखो 5 का औसत 15 रुपए, तो इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के पास कितने कितने रुपए हैं, 15। तो 5 को 15 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 75 रुपए। इसका मतलब इधर इस क्लास में तो जब 5 बच्चे रहे होंगे तो 75 रुपए उनके पास टोटल है, और इधर कितने हैं, तो इधर पता है 6, तो संख्या यार 20 उनकी औसत है, तो यहाँ 120 रुपए पड़े हैं। तो देखो अगर यहाँ उस लड़के के जाने से पहले से तो 120 रुपए थे और जाने के बाद 75 रुपए ही बचे हैं, तो इसका मतलब वो लड़का अपने साथ कितने रुपए ले गया, तो देखो 20 और 75 25 45 रुपए वो लड़का ले गया। इसका मतलब उस लड़के के पास कितने रुपए होंगे, 45 रुपए रहे होंगे। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज 45। अब देखो ऐसे ही दे रखा है कि 10 संख्याओं को औसत 30 है। ठीक है, बाद में पता चला है कि दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर हमने गलती से 51 32 लिख दिया, तो सही औसत क्या होगा। तो पहले तो देखो आपको जो दे रखी है संख्या उनको जोड़ना है, तो 15 और 23 को जोड़ना है। ठीक है, और इधर आपको 51 प्लस 32 को जोड़ना है। फिर हम देखेंगे कि अंतर क्या रहा होगा। तो देखो ये हो जाएगा 38 रुपए, रुपए के ले लो चाहे कुछ भी ले लो, और ये हो जाएगा 83। इधर समझना कि हमने क्या किया है कि 38 के जगह 83 लिखा है। इस चीज को समझना, इस कंसेप्ट को। कभी कभी उल्टा हो सकता है सिस्टम। देखो क्या स्थान पर हमने ये लिखा है, इसका मतलब 38 लेना था हमें और हमने 83 ले लिया। इसका मतलब अब औसत कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम एक्चुअल डाटा 38 लिखेंगे 83 से हटाकर। तो अब हम एक्चुअल डाटा यदि 83 से 38 लिखेंगे तो अब आपको पता होना चाहिए औसत क्या हो जाएगा, कम। तो पहले इस चीज को समझना, अब औसत कम हो जाएगा, 30 से कम हो जाएगा। कितना कम होगा, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो देखो ये तो हो गया 33 और ये 12, तो 33 और 12 निकालेंगे तो 5 और 4 45। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस होगा 45 का। अब 45 का डिफरेंस है, हमें पता है टोटल संख्याएं कितनी है, 10, क्योंकि संख्याओं में तो बदलाव किया नहीं है, तो इसका मतलब 10 का भाग देंगे तो 4.5 का अंतर आ जाएगा। अब औसत में, औसत में कितने का अंतर आ जाएगा, 4.5 का। अब बढ़ेगा कम होगा, ध्यान रखना उसके ऑप्शन में देख लेना कि 30 के बाद 34.5 भी लिखा हुआ मिलेगा और 25.5 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आप बढ़ा मत देना, ध्यान रखना कम होगा, क्योंकि हमने गलत लिखा था तो अब सही किया तो कम हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर जो निकल के आएगा वो 25.5 निकल के आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेना। ऐसे ही देखो कि 20 परीक्षणों का औसत हमें 75 प्राप्त हुआ और वही पता चला कि 97 को हमने 79 पढ़ लिया। अब 97 को 79 पढ़ लिया, इसका मतलब हमने कम पढ़ा, तो इसका मतलब अब एवरेज बढ़ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, अब औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब 75 से ज्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा, ज्यादा। कितना ज्यादा मिलेगा, तो इन दोनों का अंतर देख लेंगे कि 97 से 79 जाएंगे तो 18 का अंतर आ रहा है, और 20 संख्या है तो 18 में 20 का भाग दे देंगे। ये आंसर आएगा 0.9। इसका मतलब अब एवरेज 0.9 से बढ़ जाएगा। तो पहले 75 था तो अब 75.9 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 75.9। उसमें तो कम हुआ था, इसमें बढ़ा था। ये थोड़ा सा देख लेना एक बार। अब देखो आपको ये दे रखा है कि सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार से गुरुवार का 34 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट रहता है, तो स्टार मार्क लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस पार्ट फर्स्ट में। तो देखना कि देखो मैं लिख रहा हूं एक बार, जैसे मैंने लिख दिया मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। ये तीनों का औसत दे रखा है, वो 37 दे रखा है, औसत दे रखा है। तो औसत देने के लिए हम 3 का भाग लगाते हैं, बराबर क्या लिखते हैं, 37। ये चीज तो आप सबको पता है। ऐसे ही देखो आगे दे रखा है कि जबकि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे को मैं TH लिख रहा हूँ, इनका दे रखा है औसत जो है वो 34 है। अब हमें पता है देखो इन दोनों का जो औसत का अंतर है कितने का, 34 और 37 में 3 का अंतर है ना। तो 3 का अंतर है, ये तो देखो औसत में अंतर है, और टोटल संख्या कितनी है, 3। तो योग में अंतर कितना होगा, 9 का हो जाएगा। और चाहो तो ऐसे ही देखो 3 को 37 से गुणा करोगे और इधर भी 3 लगाओगे, उसको 34 से गुणा करोगे, आप इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 9 ही आंसर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। अब हमें पता चल गया कि देखो अगर देखो ज्यादा बड़ा कौन है, ये 37, तो मंडे में से माइनस करेंगे। देखो ये समीकरण नंबर 1 ले लेता हूं और ये समीकरण नंबर 2 लूं, तो समीकरण 1 में से 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 बड़ा है। तो समीकरण 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मंडे माइनस थर्सडे बराबर 9। ये आंसर आएगा। ये आपको इस कंसेप्ट को समझना है कि मंडे और थर्सडे का जो अंतर निकल के आएगा वो 9 निकल के आएगा। इस चीज को समझना है। और अब देखो ये क्या दे रखा है कि गुरुवार का तापमान जो है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है। अब मान लो गुरुवार का तापमान, जैसे देखो थर्सडे का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का क्या है, 4/5 है। जैसे थर्सडे का तापमान मान लो, सोमवार का तापमान मान लिया x है, तो थर्सडे का तापमान x गुणा 4/5 हो जाएगा।
इस चीज को समझना कि यदि मान लो ये मंडे है तो मंडे का यदि हमें पता चल जाए तो ये 4 बट्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें पता है देखो मंडे माइनस थर्सडे क्या दे रखा है, मंडे माइनस थर्सडे का आंसर आ रखा है 9। अब हमें पूछा किसका है, गुरुवार का तापमान पूछा है। तो देखो यहां से हम कंसेप्ट निकाल सकते हैं कि गुरुवार का तापमान कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ 5 को TH से गुणा करेंगे, देखो 5 को थर्सडे से गुणा कर दिया और मंडे को 4 से गुणा कर दिया। अब हमें यहाँ पर देखो थर्सडे की जगह रख दो या मंडे की जगह रख दो, इस कंसेप्ट को आपको सोल्व करना है और मंडे और थर्सडे का बार आपको निकालना है। तो अब ये जो आप गणना है वो आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो 26वां क्वेश्चन है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 31 डिग्री है और मंगल, बुध, गुरु इस बार 4 आ गए, ठीक है। और सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 33 से 1% ज्यादा है। अब परसेंटेज भी आ गया इसमें और ज्यादा दे रखा है, तो सोमवार का तापमान पूछा। देखो इस कंसेप्ट को कैसे करेंगे, तो वही बात है, देखो इस बार 4 आए हैं तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, तो 4 आए तो चारों का औसत दे रखा है 31। और इस प्रकार यहाँ पर देखो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे दे रखा है, इनका औसत तापमान है 29.5। अब देखो दोनों में अंतर 1.5 का है और टोटल संख्याएं 4 है, तो योग में अंतर जो निकल के आएगा वो 6 निकल के आएगा। योग में अंतर कितने का निकल के आएगा, 6 का। बड़े वाले में से माइनस करेंगे तो मंडे माइनस फ्राइडे क्या निकल के आएगा, 6 आंसर आएगा। ये तो अभी हमने उस कंसेप्ट में पहले भी देखा था, मंडे माइनस फ्राइडे आंसर क्या निकल के आ रहा है, 6। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ये क्या दे रखा है कि देखो सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 33 से 1% ज्यादा है, इस चीज को समझना है। तो देखो 33 से 1/3% ज्यादा है, तो हमें पता होना चाहिए कि यह कंसेप्ट क्या है। अब देखो पिछले कॉन्सेप्ट में एक बार बता देता हूं, चलो सरल कर देता हूं इसकी गणना को। अब देखो इनका अंतर क्या निकल के आया, 9। और हमें पता है देखो गुरुवार हम यहां लिख देते हैं गुरुवार और ये लिख दिया सोमवार, ठीक है। तो ये देखो ये 4 क्या निकल के आ गया, 5। अब हमें पता है इन दोनों का अंतर कितने का है, देखो 5 और 4 में अंतर 1 का है, जबकि यहाँ अंतर कितने दे रखा है, 9 का अंतर दे रखा है। तो हमें पता है इसको भी 9 से गुणा करेंगे तो इस 4 को भी 9 से गुणा करना पड़ेगा और 5 को भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुरुवार तो निकल के आएगा 9 चौक के 36, देखो यहाँ आंसर निकल के आएगा 36। और यदि सोमवार पूछे तो 9 पंजे 45। तो यदि आपको इसमें आंसर क्या पूछा है, गुरुवार का तापमान पूछा है, तो गुरुवार का तापमान क्या निकल के आएगा, गुरुवार का तापमान निकल के आएगा 36। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके 36, ठीक है। तो ये लेंथ ही में नहीं जाना है, आप नॉर्मल यहां से निकाल सकते हैं कि 4/5 है तो इन दोनों का अंतर 1 है, तो इसको 9 से गुणा कर देंगे, इसको 9 से गुणा कर देंगे, तो अंतर को 9 से गुणा करेंगे तो इनको भी 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार 36 और 45 निकल गया। ऐसा ही इसमें कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें क्या है कि सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 33 से 1/3% ज्यादा है। तो 33 से 1/3 का हम ऐसा लिखते हैं कि 1/3%। देखो 33 1/3 को क्या लिखते हैं, 1/3% ज्यादा। इसका मतलब ये 1/3 ज्यादा है, इसका मतलब अगर मैं सोमवार का लिखना चाहूं और नीचे जैसे शुक्रवार का लिखना चाहूं तो ये 4/3 हो जाएगा। 33 से 1/3 4 है, इसका मतलब देखो सोमवार यदि 4 है तो शुक्रवार क्या निकल के आएगा, 3। समझ पा रहे हो, हमें क्या करना है, एक में 1/3 जोड़ना है तो ये 4/3 निकल के आएगा। इसका मतलब सोमवार शुक्रवार का कितने बट्टा 3 है, 4/3 है। अब देखो अंतर यहाँ पर देखो 6 का है और यहाँ पर अंतर कितने का है, 4 और 3 में 1 का है। तो वही बात है, देखो 4/3 में अंतर 1 का है तो 1 के अंतर को भी 6 से गुणा करेंगे, तो 4 को भी 6 से गुणा करेंगे और 3 को भी 6 से गुणा करेंगे। और ऊपर तो मैं बता रहा हूँ कि सोमवार है, नीचे शुक्रवार है, ठीक है। तो मैंने इसमें किसका पूछा है, सोमवार का तापमान पूछा है, तो ऊपर वाला 6 गुणा 4 क्या हो जाएगा, 24। इसका मतलब 24 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा सोमवार को, ठीक है। तो एक बार वापस देख लेना एक बार इनको जो मैंने बताया है और इस चीज को समझना। तो ये पार्ट फर्स्ट वीडियो था औसत का और आई होप मैंने अच्छे से इसका कंसेप्ट को समझाया है। और पार्ट सेकंड में हम मिक्सचर और एलिगेशन पर आधारित औसत के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो पार्ट सेकंड जल्दी लेकर आ रहे हैं। और आपको जब तक ये 26 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे लगा। नमस्कार साथियों।